हेलो बच्चों, आज हम जीनियस एग्जाम का फेज 2 का पेपर कोड जो क्यू है ना उसका हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पास में ठीक है वो फिजिक्स है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के लिए। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन कौन सा है? तो बेटा कॉन्सिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। कॉन्सिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप बन जाए तो उनको एक साथ मिला करके एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम कॉन्सिलेशन बोलते हैं। ऐसे करके अपने पास में 88 कॉन्सिलेशंस है। ठीक है, तो उनमें से कौन सा है? तो प्लूटो तो एक जो है कॉन्सिलेशन होगा नहीं, मार्स भी नहीं होगा, ठीक है, और अर्थ भी नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे क्या है? प्लैनेट है। ठीक है, प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते, खैर वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सैटेलाइट। इनमें से नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है? ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट बेटा जो है, नेचुरल सैटेलाइट का मतलब जो है ऑलरेडी जो है बाय नेचर बनी हुई है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? क्योंकि अपने को पता है जो मून हो जाएगा, मून हो जाएगा ना इसके अंदर, तो क्योंकि अर्थ के चारों ओर जो है कौन रिवॉल्व करता है? मून करता है। तो मून को तो हमने तो बनाया नहीं, ऑलरेडी वो नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट मून हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पुश और पुल इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश करें या पुल करें तो उसको क्या बोलते हैं? तो जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, इसको पुश करो, ठीक है, या पुल करो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम फोर्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अपने पास में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इनर्शिया। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया का मतलब हो गया कि किसी बॉडी को जो है जितना ज़्यादा चलाना मुश्किल होएगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा उतना ज़्यादा होएगा। तो किसको चलाना मुश्किल ज़्यादा होगा बेटा? जिसको है मास ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ये तो गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वो भी गलत हो गया। तो मास बचता है। शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, ओनली किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में फिफ्थ, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो होगा नहीं, बाकी सारे के सारे गलत हैं रॉन्ग आंसर से, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टू बॉडीज मूविंग विथ सेम स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों के दोनों दो बॉडी है। मान लो कि ये बॉडी ए है, ये इधर जा रही है स्पीड v से, बट जो दूसरी बॉडी होगी b वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है बट उसकी स्पीड v है। तो दोनों बॉडीज का जो है वेलोसिटी, क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी को जो बताते हैं हम, वेलोसिटी वो होती है बेसिकली स्पीड। अगर हम स्पीड को ना डायरेक्शन के साथ में जो है विथ डायरेक्शन, अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ में बताएंगे तो उसको वेलोसिटी बोलता है। अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ में बताएंगे तो वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसकी वेलोसिटी बताएंगे कि ए ऑब्जेक्ट जो है इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और b को मैं बोलूँगा कि इधर जा रहा है v से। तो वेलोसिटी क्या हो गई? दोनों की डिफरेंट हो गई, सेम तो नहीं है ना। तो सेम वेलोसिटी गलत हो गया है, सेम डिस्प्लेसमेंट वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जो है डायरेक्शन होती है, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस तरफ, तो ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंट वेलोसिटीज, वेलोसिटी आर नॉट डिफरेंट क्योंकि डायरेक्शन अलग है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 7 है, बीटिंग ऑफ ए ड्रम कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन। अगर हम एक ड्रम है उसको लगातार बीट करते जा रहे हैं, एक ड्रम है उसको हम लगातार बीट कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का मोशन होगा? ठीक है, फर्स्ट है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन वो होता है, पीरियोडिक मोशन
कि कोई भी चीज जो कि अपने जो है मोशन को सेम फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में, पीरियोडिक मोशन फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में क्या करे, रिपीट करे, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल। इसके बाद में क्या करे, रिपीट करे। तो ड्रम को बीट करेंगे तो क्या फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में अपने जो है साउंड को रिपीट करेगा, ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट इट फॉर्म्स। ठीक है, मान लो कि बेटा अपने पास में एक ऐसे सन है, ये सन है, इस सन से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी ऐसे। अब इसके पाथ में मान लो कि जो है कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, सपोज के लिए मान लो कि ये ऐसे दीवार ही आ गई, वॉल। तो इन लाइट रेज को क्या कर लेगा, ये वाली वॉल रोक लेगी। तो पीछे क्या बन जाएगी अपने पास में, शेडो बन जाएगी। पीछे क्या बन जाएगी, एक लाइट रे ऐसी होगी जो जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को टच करके कांटेक्ट करके निकल जाएगी, और बाकी जगह क्या होगी, लाइट रेज होंगी ऐसे। और ये वाली वॉल इन लाइट रेज को क्या कर लेगी, स्टॉप कर लेगी, रोक लेगी। तो बेटा जो है यहाँ पे पीछे इतने रीजन के अंदर, इतनी दूरी के अंदर नीचे इस वाले ग्राउंड पे क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। तो जब कभी भी एक लाइट के पाथ में जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब उससे लाइट रे जो है पास नहीं हो सकती, वो लाइट रेज को क्या कर लेता है, रोक लेता है, स्टॉप लाइट रेज। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्टॉप लाइट रेज। तो जैसे कि ये वॉल है, तो ये इसने यहां से यहां तक लाइट रेज को क्या कर लिया, रोक लिया, तो पीछे क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। तो इट फॉर्म्स व्हाट, शेडो। ठीक है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 9th क्वेश्चन, जिसमें ऐसा बोला गया है, विच इज द डिवाइस टू इमेज द सन। सन को जो है ना, किस डिवाइस का यूज करते हैं सन की इमेज बनाने के लिए। तो वो तो अपने को पता है कि पिन होल कैमरा से बनाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल 40 डिग्री, देन द कैलकुलेट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल होता है, इसके ऊपर एक लाइट रे ऐसे आ रही है, जो लाइट रे आगे इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ में, ये वाली लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। तो ये वाला एंगल कितना गिवन है, 40 डिग्री। अब जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको पता है कि जितना एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होती है नॉर्मल के साथ में, उतने ही एंगल पे लाइट रे वापस चली भी जाएगी। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट रे वापस टकरा के चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अपने को ये वाली लाइट रे के दोनों के बीच का एंगल बताना है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। तो ये कितना हो जाएगा, 40 एंड 40 80 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस वाले क्यू का वैल्यू अपने को बताना है। ठीक है, जैसे कि ये वाली लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाला तो लाइन जो है डैश डैश करके बना रखा है, वो नॉर्मल हो गया। तो जितने एंगल पे लाइट रे जाती क्या, उतने पे ही जो है इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पे, तो जाएगी भी कितने पे, रिफ्लेक्शन पे भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि ये टोटल 90 होता है, तो 90 - 30 दैट विल बी द 60 डिग्री, दैट विल बी द 60 डिग्री। अच्छा, ये क्योंकि ये और ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 90 + 60 150 हो गया, कितना हो गया, 150। 180 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि अपने को पता है कि ये वाला टोटल एंगल होगा 90 डिग्री, ये हो गया 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और वही Q की वैल्यू है, तो Q की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस फेज 2 के 6th क्लास के जो केमिस्ट्री का सोल्यूशन है वो देखना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का वो है,
The given figures show particles of the same matter. In which picture is the matter hottest? It means ये जो चार हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इमेजेस गिवन है, इनमें से हमें उसको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैटर अपनी हॉटेस्ट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है. हॉटेस्ट होगा यानी कि टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर मैक्सिमम. टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम. अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है इट मीन्स द पार्टिकल्स वुड बी प्रेजेंट वेरी फार. एंड फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट सो फार अवे फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास प्रेजेंट है. अगर सेकंड ऑप्शन में देखें तो वहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट है. थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये तो हमारे पास पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब ये तो सॉलिड स्टेट हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर कम होगा. फोर्थ ऑप्शन में देखें तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? मैक्सिमम है. जो हमारे पास बाकी तीन ऑप्शंस प्रेजेंट है उनके साथ अगर कंपेयर करें तो यानी पार्टिकल्स के पास जो बीच में जो स्पेस है वो मैक्सिमम, इट मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है. तो यानी टेम्परेचर क्या रहा होगा? फोर्थ जो हमारे पास ऑप्शन है इस केस के अंदर जो पार्टिकल है उनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, यानी कि इस ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास मैटर है वो हॉटेस्ट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. कॉलम 1 में हमें जो भी पार्टिकल्स, जो भी हमारे पास सबसे जो भी चीज़ें गिवन है उनको कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है. द फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. अब हमें पता है हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें मेनली जो कंपोजिशन है वो किसकी होती है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन हमारे पास होता है 21% सॉरी. तो मेनली जो कंपोजिशन है वो किसकी है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस. यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम 1 में वो करेक्टली किसके साथ मैच होगा? कॉलम सेकंड में जो फर्स्ट है हमारे पास 99% ऑफ एयर. जो सेकंड ऑप्शन है कॉलम 1 में वो है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. सो सेकंड ऑप्शन वुड करेक्टली मैच टू थर्ड ऑप्शन इन कॉलम 2. थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ड्रॉट यानी सूखा. सूखा कब पड़ता है? जब हमारे पास क्या हो? स्कैरसिटी हो किसकी? ग्राउंड वाटर की. तो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्टली मैच टू ऑप्शन फोर्थ प्रेजेंट इन कॉलम 2. अब जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर यानी पानी की पुनः पूर्ति कब होगी? वाटर साइकिल से होती है. हमें पता है वाटर साइकिल होगी तो उससे हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है ऑफ वाटर वो हो जाएगा. तो फोर्थ ऑप्शन का जो हमारे पास सेकंड कॉलम के अंदर करेक्ट ऑप्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड में, वाटर साइकिल. अब हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में ए जो है वो फर्स्ट के साथ मैच है, बी किसके साथ मैच है? फोर्थ के साथ. जो जो बी है हमारे पास वो थर्ड के साथ मैच है, सी हमारे साथ फोर्थ के साथ, डी सेकंड के साथ. ए फर्स्ट, बी सेकंड. बी का क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास. सेकंड ऑप्शन में ए थर्ड. ए का करेक्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन. तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन में जो ए है हमारे पास उसको किसके साथ मैच कर रखा है? फोर्थ ऑप्शन स्कैरसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट. इट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अर्जुन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर. व्हाट कंक्लूजन कुड यू ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट अर्जुन ने परफॉर्म किया. अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसके बाद क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला, हमें ये बताना है. तो क्या है? एक ग्लास है हमारे पास, उसके अंदर हमने पानी फिल किया हुआ है. सेकंड केस में हमने क्या किया? इस पानी के अंदर ही हमने क्या पुट कर दी? आइस क्यूब्स पुट कर दी. आइस क्यूब्स जैसे ही पुट की उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये जो हमारे पास ग्लास प्रेजेंट था जो उसके सराउंडिंग में, उसकी सरफेस पे, आउटर जो सरफेस है उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई दिए. इसका मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर हमने जो पानी लिया था उसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड किए तो क्या हो गया? टेम्परेचर हमारे पास कम हो गया. टेम्परेचर कम हुआ तो जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे,
एयर है वो हमारे पास गैसेस से मिलके बना है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, H2O के वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इस ग्लास का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ आइस क्यूब्स डालने की वजह से, तो जो एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी हैं, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे हमारे पास, वो क्या हो गए, वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए। और यहाँ पे किसकी फॉर्म में दिखेंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस ग्लास के चारों ओर हमें दिखाई देंगे। तो इसमें यही पूछा हुआ है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस ऑब्जर्वेशन से, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, नहीं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये किसकी है, एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट थी उसकी ड्रॉपलेट्स है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है वही हमें देखना है। जया मेड अ होल इन द कैप ऑफ अ बोतल एंड फिल्ड इट विद कलर्ड वाटर। जया ने एक बोतल ली, उसकी जो कैप थी उसमें एक होल किया और उसको किससे फिल किया हुआ है, कलर्ड वाटर से फिल किया हुआ है। शी पुट अ स्ट्रॉ थ्रू द होल एंड केप्ट द बोतल इन अ पैन ऑफ वेरी हॉट वाटर। उसने क्या किया, ये जो होल उसने निकाला था उस बोतल की कैप में, उसमें एक स्ट्रॉ डाली और उस बोतल को किसके अंदर पुट कर दिया, हमारे पास एक पैन के अंदर, जिस पैन के अंदर क्या था, हॉट वाटर था। She observed that water starts coming out of the bottle in the form of a fountain and comes down when water cools down. जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे ही उसने उस बोतल को पुट किया उस पैन के अंदर जिसके अंदर हॉट वाटर था, तो जो हमारे पास कलर्ड वाटर उसने फिल किया था वो फाउंटेन की फॉर्म के अंदर क्या है, उस स्ट्रो से बाहर निकला। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या हुई, इससे ऑब्जर्वेशन ये हुई कि जो बोतल के अंदर कलर्ड वाटर लिया था, जो अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट था, जैसे ही उसे उस पैन के अंदर रखा गया जिसके अंदर हॉट वाटर था, हॉट वाटर इट मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, थर्मली एक्सपेंड होने की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही इस बोतल को हॉट वाटर के अंदर प्लेस किया गया तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, एनर्जी को गेन करके एक्सपेंड होंगे, और जैसे ही वो एक्सपेंड होंगे तो इस स्ट्रो के थ्रू क्या है, बाहर आएंगे। और जब हमारे पास ये जो पानी, जो पैन के अंदर पानी था, ये हॉट वाटर था, ये कूल होगा तो फिर से क्या है, वो जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे फाउंटेन की फॉर्म में वो वापस से क्या हो जाएंगे, नीचे जाना हमारे पास स्टार्ट कर देंगे। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या आएगी हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। क्योंकि तब एक्सपेंड हुआ था, टेम्परेचर ज़्यादा था, हॉट वाटर था, तभी क्या है, हमें फाउंटेन देखने को मिला था। उस एक्सपेंशन की वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, इस स्ट्रो के थ्रू बाहर आ रहे थे। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये हमारे पास 2-3 लोग हैं जो क्या है आपस में बातें कर रहे हैं। पहला है अब्राहिम, वो क्या क्वेश्चन पुट अप करता है, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ ऑल द ऑयल फिनिशेस। वो पूछता है कि जो व्हीकल्स है हमारे पास वो कैसे रन करेंगी अगर सारा ही क्या है, जो ऑयल है वो खत्म हो गया तो मंजू जो है वो क्या बोलती है, ऑन सीएनजी, जो हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसके ऊपर। आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक। और उसने फिर आगे क्या बोला कि मैंने टीवी पे देखा है कि जो व्हीकल्स सीएनजी के ऊपर रन करते हैं वो लेस स्मोक हमारे पास क्या है, प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो उनके अंकल थे वो हंसते हुए क्या बोलते हैं, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज ऑल्सो लिमिटेड। तो जब मंजू ने ये बात बोली कि ऑयल अगर ख़त्म हो जाता है तो हम सीएनजी पे स्विच हो जाएंगे, यानी सीएनजी से सीएनजी को एज अ फ्यूल यूज़ करके सीएनजी रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करेंगे। तो जो अंकल थे वो हंसने लग गए। वो भी क्या बोलते हैं कि जो सीएनजी है वो भी कहाँ से ऑब्टेन होता है, अर्थ के नीचे से ऑब्टेन होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। वो भी क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। लिमिटेड है इसका मतलब जो सीएनजी है वो कैसा फ्यूल हो जाएगा हमारे पास, कैसा रिसोर्स हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे पास। फिर उसके बाद दिव्या जो है वो बोलती है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। दिव्या बोलती है कि फिर हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से बने हुए व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते होंगे, उनका यूज़ करेंगे। मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल देखी है। फिर अब्राहिम बोलता है वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा, और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना हम जब बड़े होंगे तो हम ट्रेवल कैसे करेंगे। अगर हम सारे ही रिसोर्सेज को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ऑयल हमने यूज़ कर लिया, सीएनजी हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ, इसका मतलब अब्राहिम क्या कहना चाह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है, जो डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये हमें पता करना है। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, क्या कंक्लूजन है, रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, हमारे पास जिनको, जो कि क्या है हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट ना हो, सोलर एनर्जी होगी हमारे पास, विंड एनर्जी होगी, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस को घटाना नहीं है, रिड्यूस नहीं करना, इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना है। सेकेंड ऑप्शन है रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनका जो स्टॉक है वो क्या हो, लिमिटेड हो। जैसे ऑयल हो गया हमारे पास, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनके जो ये जो इनका जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, लिमिटेड। अगर हम इन्हें ऐसे ही यूज़ करते रहे तो क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज आर डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी बात करी थी मैंने फर्स्ट ऑप्शन तब बताया कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर क्या है, अपनी डिपेंडेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी जो कम, जो लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 और 3 बोथ आर करेक्ट, तो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर जया अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेथड। जया के पास एक मिक्सचर प्रेजेंट था, उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करना था, सेपरेट करना था, तो उसने ये मेथड यूज किया। इसमें क्या था, उसने क्या स्टेप्स फॉलो किए, मिक्सचर लिया, मिक्सचर को तब कौन सी प्रोसेस से पास किया, यानी उसने पहले स्टेप कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज़ की, फिल्ट्रेशन यूज़ की। तो जो सॉलिड कंपोनेंट था, जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट था, वो सेपरेट हो गया। उसके बाद हमें क्या ऑब्टेन हुआ, हमें एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, यानी अब जो है उस सोल्यूशन को उसने क्या किया, इवेपोरेट किया, इवेपोरेशन की प्रोसेस से। तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया, हमें जो सॉलिड सब्सटेंस था, दूसरा सॉलिड सब्सटेंस था, वो ऑब्टेन हो गया। यानी कि अब हमें उसने 2 सेपरेशन टेक्निक्स यहाँ पे बेसिकली यूज़ किए। फर्स्ट जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ की है वो फिल्टरेशन है, सेकंड जो सेपरेशन टेक्निक है वो है इवेपोरेशन। तो यहाँ पे ये जो मेथड उसने यूज़ किया है, इसको हमें ध्यान में रखते हुए क्या पता करना है कि वो जो मिक्सचर था वो पॉसिबली इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट। वाटर के अंदर शुगर और सोल्ट डिजोल्व है, ये दोनों सॉलिड्स डिजोल्व है। अब हमें पता है कि जो शुगर और सोल्ट है वो पानी के अंदर तब उसको डिसोल्व करते हैं तो क्या बना लेता है, एक ट्रू सोल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है। और होमोजीनियस मिक्सचर को के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहले क्या यूज़ किया हुआ है, फिल्टरेशन। अगर इस सोल्यूशन को, ये जो मिक्सचर है, इसको अगर हम फिल्टरेशन से पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिल्टरेशन के फिल्टर पेपर से ये एज इट इज़ पास हो जाएगा, यानी नीचे जो हमें लिक्विड मिलेगा उसमें भी क्या रहेगा, मिक्सचर पूरा का पूरा प्रेजेंट रहेगा, कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। वाटर प्लस सैंड प्लस सोडस्ट, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पानी के अंदर मिट्टी मिलाई हुई है और क्या मिलाया हुआ है, बुरादा मिलाया हुआ है, सोडस्ट मिलाया हुआ है।
अब ना ही तो अब अगर इसकी भी बात करें तो फिल्टरेशन की जब प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, सैंड जो है वो भी डिजोल्व नहीं होती पानी के अंदर, जो सोडस्ट है वो भी डिजोल्व नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद सैंड तो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, सोडस्ट हमारे पास ऊपर क्या रहेगा, सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जब फिल्टरेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिल्टरेशन से सैंड और सोडस्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, फिल्टरेशन के बाद हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, एक सोल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, एक जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है सिर्फ वही सेपरेट आउट होगा, यानी कि ये वाला मिक्सचर भी हमारे पास नहीं हो सकता। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी हमारे पास क्या है, वाटर प्लस चॉक पाउडर और सोडस्ट। तो ये जो दोनों सॉलिड्स है ये भी क्या होंगे, पानी के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होंगे। जब फिल्टरेशन वाली प्रोसेस यूज़ करेंगे, फिल्टरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो ये दोनों ही क्या है हमारे पास, सेपरेट आउट हो जाएगी। फिर इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, पानी हमारे पास नीचे में मिल जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर ये दोनों सॉलिड्स मिल जाएंगे, तो इसको भी सेपरेट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन में क्या है हमारे पास, वाटर प्लस सोडस्ट प्लस शुगर, हमारे पास ये प्रेजेंट है। हमें पता है कि तब शुगर को हम पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो कम्प्लीटली क्या है, सोल्यूबल हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें मिलेगा। और उसी के अंदर हमने क्या मिलाया हुआ है, सोडस्ट मिलाया हुआ है। ये पानी के अंदर क्या है, मिक्स नहीं होगा, डिसोल्व नहीं होगा। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ये सस्पेंडेड फॉर्म में। जो शुगर है वो तो यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो जाएगी, सोल्यूबल, लेकिन जो सोडस्ट था वो क्या रहेगा हमारे पास, सोडस्ट इसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में, ऊपर अलग ही क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा, इनसोल्यूबल स्टेट में। अब तब इस सोल्यूशन को हम फिल्टरेशन के थ्रू क्या करेंगे, हमने फिल्टर पेपर यूज़ किया, यहाँ पे फनल है हमारे पास, इसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ है। इस सोल्यूशन को तब इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर हमें सोडस्ट ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, इनसोल्यूबल था। ये तो जो सोडस्ट के पार्टिकल्स है वो तो वहाँ सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट थे, ये यहीं पे फिल्टर पेपर के ऊपर ही ऑब्टेन हो जाएंगे। नीचे जो हमारे पास जाएगा फिल्ट्रेट, हमें जो मिलेगा उस फिल्ट्रेट में क्या होगा, शुगर का सोल्यूशन होगा। शुगर डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी वाटर के अंदर। अब ये जो शुगर सोल्यूशन है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको क्या कर लेंगे, फिर हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेशन की प्रोसेस से क्या हो जाएगा, जो पानी प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे हमें क्या मिल जाएगी, सॉलिड स्टेट में शुगर ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये जो मेथड जया ने यूज़ किया था उससे हम कौन से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसके अंदर क्या डिज़ोल्व है, शुगर डिज़ोल्व है पानी के अंदर, और उसके अंदर और हमने क्या डाला हुआ है, सोडस्ट डाला हुआ है। तो ये जो बेस्ट, इन चारों में से जो बेस्ट हमारे पास मिक्सचर हो जाएगा जिसको सेपरेट कर सकते हैं वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें एक टेबल दी हुई है, ठीक है, टेबल में कुछ आइटम्स गिवन है। द गिवन टेबल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 आइटम्स, विच ऑफ द आइटम्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ये 4 आइटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे कॉन्जिकेटिवली इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। जो प्रॉपर्टी ये आइटम शो करता है वहाँ पे टिक लगा हुआ है, क्रॉस का मतलब वो पर्टिकुलर आइटम इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो जो फर्स्ट आइटम है हमारे पास वो क्या है, स्पंज। देखा होगा आपने, है ना, बर्तन जो साफ करते हैं तो उसमें वो जो स्पंज हमारे पास होता है, स्पंज प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्यूपाइज स्पेस, कि जो स्पंज होता है वो स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। हाँ, स्पंज हमारे पास स्पेस को तो ऑक्यूपाई करता है, तो ये तो करेक्ट है। डेफिनेट शेप, स्पंज की डेफिनेट शेप होती है, स्पंज की डेफिनेट शेप नहीं होती है क्योंकि उसको हम क्या है, कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज भी हो जाती है हमारे पास। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेट वॉल्यूम, स्पंज की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, डेफिनेट होगी, उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो वॉल्यूम है उसकी वो क्या होगी, डेफिनेट होगी, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। कैन बी कंप्रेस्ड, स्पंज को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एयर प्रेजेंट एक्चुअली, तो तब उसको उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस तो हो सकते हैं। तो कैन बी कंप्रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्रॉपर्टी शो करेगा। है सॉलिड लेकिन वो जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है, एक्चुअली में तो वो एयर कंप्रेस होगी, पर स्पंज को हम क्या बोलते हैं कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं।
तो फर्स्ट वाला तो हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं हम। उसमें क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे क्रॉस मार्क है, वहाँ पे क्या आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, जो सेकंड आइटम गिवन है वो है क्ले बॉल। ठीक है, बॉल है हमारे पास, क्ले की बॉल है, उसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर है एक तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, एक बॉल अगर हम ले ले तो उसकी वो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज उसकी डेफिनेट शेप होगी, ऑब्वियस है, क्या है, क्ले की बॉल है हमारे पास, मिट्टी का एक गोला है, ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेट शेप तो होगी ही, तो ये भी सही है हमारे पास। डेफिनेट वॉल्यूम, अगर वो स्फेरिकल है तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, फिक्स होती है, 4/3πr³ होती है, तो वो भी क्या हो जाएगी, डेफिनेट वॉल्यूम भी पजेस करेगी जो क्ले बॉल होगी। और कैन बी कंप्रेस्ड, अब वो क्या है हमारे पास, एक सॉलिड है, स्पंज भी सॉलिड था लेकिन वो जो है होल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्ले बॉल है वो क्या है हमारे पास, काफ़ी रिजिड है, सॉलिड है, तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्ले बॉल शो नहीं करेगी। तो क्ले बॉल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे क्या है, एक्यूरेटली मैच हो रखी है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछा भी क्या है कि कौन सा आइटम है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मैच हो रही है। तो क्ले बॉल की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे रखी है वो क्या है, बिल्कुल सही दे रखी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा क्ले बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें भी एक डायग्राम गिवन है और इस वेन डायग्राम से हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास सब्सटेंस एक्स है वो पॉसिबली क्या हो सकता है और जो सब्सटेंस वाई है वो पॉसिबली क्या हो सकता है। अब देखो, जो सब्सटेंस एक्स है, अब यहाँ से इस वेन डायग्राम से पता क्या चल रहा है, एक्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, लस्चरस वाली प्रॉपर्टी भी है, और एक्स क्या है, हार्ड सब्सटेंस भी है, ये प्रॉपर्टी एक्स के पास है। जो वाई सब्सटेंस है वो हार्ड भी है और उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी है उसके पास। तो हमें ये जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से ही आइडेंटिफाई करना है, एक्स हार्ड होना चाहिए, प्लस में उसके पास लस्चर वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वाई के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हार्ड, प्लस में वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन है एक्स इज वुड, अगर एक्स वुड होगा तो उसके पास लस्चर वाली प्रॉपर्टी, लस्चर क्या होता है, शाइन वाली प्रॉपर्टी होना, शाइनी सरफेस होना। वुड हमारे पास शाइन नहीं करता है, तो एक्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक्स हार्ड तो है लेकिन लस्चर वाली प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड हमारे पास है कि वाई इज ग्लास, कि जो वाई सब्सटेंस है वो पॉसिबली ग्लास हो सकते हैं। वाई के पास प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, हार्ड, ग्लास हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो वाई हमारे पास जो है वो ग्लास हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। थर्ड जो ऑप्शन है वो है कि एक्स इज सिल्वर, एक्स क्या है, चांदी, जो मेटल होती है हमारे पास वो है एक्स जो है। तो अब एक्स हमें पता है मेटल्स हार्ड होते हैं और उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लस्चर की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी सरफेस होती है, तो एक्स क्या हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। फोर्थ, वाई ग्लास होगा हमारे पास और जो एक्स है वो क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, बोथ 2 and 3। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज इस वेन डायग्राम से हमें एक्स और वाई की पता चल रही थी उसके अकॉर्डिंग वाई जो है वो ग्लास होगा और एक्स क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इसमें भी एक फिगर हमें दे रखी है, इस फिगर को देख के जो हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती है उनके अंदर बेसिकली कन्वर्जन दे रखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोसेस इनमें से कब होगी, जब हम उसको कूल करेंगे, कूलिंग होगी उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस होगी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन वाइज चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस 1 एंड आर। अब प्रोसेस 1 हमारे पास क्या है, प्रोसेस 1 में क्या रहा है, पहले तो ये देखो ये कौन सी स्टेट है, ये आइस क्यूब्स प्रेजेंट है यानी सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है मेरे पास, ये लिक्विड स्टेट प्रेजेंट है हमारे पास, और ये जो है ये कौन सी स्टेट प्रेजेंट है, वेपर स्टेट प्रेजेंट है। अब प्रोसेस 1
प्रोसेस 1 में हो क्या रहा है, आइस यानी सॉलिड से कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। और सॉलिड से किसी जो कन्वर्जन है मैटर का लिक्विड स्टेट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन होता है हमारे पास। और वो कब होता है, तब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ना कि कूल करेंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कूलिंग तब होगी तब कौन सी प्रोसेस अगर होगी, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वन मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट करेंगे तब होगी। सेकंड ऑप्शन में है कि प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस पी। अब प्रोसेस 2 की बात करें, प्रोसेस 2 में हो क्या रहा है हमारे पास, लिक्विड स्टेट से कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है, वेपर स्टेट के अंदर। और लिक्विड से कोई सब्सटेंस जब वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। और बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, पानी को गर्म करते हैं तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, तब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, यानी उसको गर्म कर रहे हैं, तो कूल तो नहीं कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। तो यानी जो हमारे पास प्रोसेस 2 है वो भी कब पॉसिबल है, तब हम लिक्विड को हीट करेंगे, ना कि कूल। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, सॉरी इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस थर्ड एंड प्रोसेस पी। अब प्रोसेस थर्ड देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा कन्वर्जन हो रहा है। प्रोसेस थर्ड में वेपर स्टेट से कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है, वेपर स्टेट से कन्वर्जन हो रहा है आइस सॉलिड के अंदर हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है। तो वेपर से एकदम डायरेक्टली हम कन्वर्जन कर रहे हैं सॉलिड के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन प्रोसेस होती है हमारे पास। ठीक है, कहीं पे सब्लिमेशन भी होता है, कई बुक्स में सब्लिमेशन भी मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है हमारे पास डिपोजिशन है। और वेपर से अगर किसी चीज़ को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है सॉलिड स्टेट के अंदर, तो हमें उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। ये कैसी प्रोसेस होती है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी जिसके अंदर हीट रिलीज हो, ना कि हीट देनी पड़े। तो थर्ड प्रोसेस तो तब होगी तब हम उसका क्या करेंगे, उन वेपर्स को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। तो हमारे पास थर्ड प्रोसेस तो सही है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्रोसेस पी। अब देखो प्रोसेस पी में क्या हो रहा है, प्रोसेस पी के अंदर जो लिक्विड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो भी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब पानी है हमारे पास, अगर उसको आइस के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको हीट थोड़ी करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, हम उसको कूल करते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तब जाके वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, आइस के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ये प्रोसेस हो कौन सी रही है, ये हमारे पास फ्रीजिंग वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस थर्ड और प्रोसेस पी ही ऐसी प्रोसेस है यहाँ पे इन ऑप्शंस के अंदर, जो जिनको क्या है, जो कब होगी, जब क्या हो, कूलिंग हो, तब ये प्रोसेस होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, यहाँ पे हमें 3 डायग्राम्स गिवन है, डायग्राम 1, डायग्राम 2 और डायग्राम 3। इन डायग्राम्स कोई किसी अननोन सब्सटेंस के हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, हमें नहीं पता किस सब्सटेंस के हैं। इन डायग्राम्स को देख के हमें क्या पता चलता है कि वो जो सब्सटेंस है वो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उसके हिसाब से हमें बेस्ट सूटेबल आंसर पता करना है कि कौन सा होगा। अब फर्स्ट डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें, तीनों डायग्राम्स को देखें, तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। सेकंड की बात करें तो इसके अंदर भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, पर जो फर्स्ट केस है उसके कंपैरिजन में क्या है, जो स्पेस प्रेजेंट है वो कम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्पेस है, पर एज कंपेयर टू डायग्राम फर्स्ट इट इज लेस। एंड इफ वी लुक एट डायग्राम 3, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर मैं इन तीनों डायग्राम्स को देख के पॉसिबली बताऊं कि फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग गैसियस स्टेट, सेकंड डायग्राम इज डिपिक्टिंग विच स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, एंड थर्ड डायग्राम इज डिपिक्टिंग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, उनके बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम है इन तीनों में से। अब ऑप्शंस हमें मैच करना है, जो फर्स्ट है वो गैशियस होना चाहिए, सेकंड लिक्विड होना चाहिए, और जो थर्ड है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट सब्सटेंस दे रखा है इन्होंने वो क्या है, कॉपर। कॉपर एक मेटल है हमारे पास, कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में।
तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट जो सब्सटेंस है वो क्या है, हीलियम है हमारे पास। हीलियम हमें पता है एक नोबल गैस है, रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में प्रेजेंट होती है, गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट का जो हमारे पास सब्सटेंस है जो फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है वो हीलियम हो सकता है। अब आगे मूव करते हैं, सेकंड जो सब्सटेंस है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट के अंदर होना चाहिए हमारे पास। अब सेकंड में देख कौन सा रखा है, हमें कॉपर दे रखा है, और कॉपर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड स्टेट में। यानी यहाँ पे जाके हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट सब्सटेंस हीलियम दे रखा है, ठीक है, हीलियम गैसियस स्टेट में, और फर्स्ट जो डायग्राम के अंदर सब्सटेंस दे रखा है वो भी गैसियस स्टेट में। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है, सेकंड सब्सटेंस कौन से स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में। और मर्क्यूरी हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को, थर्ड को मैच करें तो थर्ड क्या होना चाहिए हमारे पास, सॉलिड होना चाहिए। और थर्ड क्या है, कॉपर। कॉपर रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्टली डायग्राम्स के साथ मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे हैं बेसिकली, सुमंत, रमन एंड नेहा। उन्होंने क्या किया, दे मिक्स्ड फ्यू लिक्विड्स विद वाटर। कुछ लिक्विड्स लिए और उसको उन लिक्विड्स को किसके साथ मिला दिया, पानी के साथ मिला दिया। और उनके बाद उनको पानी के साथ मिक्स करने के बाद जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई उनको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो क्रॉस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लिक्विड पानी के अंदर मिलाया गया था वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, नॉट मिक्स्ड वेल। जो टिक का हमारे पास जो करेक्ट, जो राइट का हमारे पास सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लिक्विड सब्सटेंस पानी के अंदर मिलाया था वो क्या हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया, इट मिक्स्ड वेल। अब पहला सब्सटेंस क्या लिया था, पहला लिक्विड कौन सा लिया था, विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या होती है बेसिकली, किससे मिलके बनता है हमारे पास, एसिटिक एसिड से। विनेगर जो है उसको तब पानी में मिलाया, तो सुमंत की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि विनेगर पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। जबकि विनेगर जो है हमारे पास तब उसको पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो क्या है, कंप्लीटली उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन सुमंत की क्या ऑब्जर्वेशन थी कि नहीं मिला, तो इसकी ये वाली ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई। फिर हम किसकी बात करें, रमन की बात करें, तो रमन ने तब विनेगर को पानी के अंदर मिलाया तो वो क्या हो गया, कंप्लीटली मिक्स। और एक्चुअल में भी क्या होता है, विनेगर सिरके को तब पानी के अंदर मिलाते हैं तो इट गेट्स कंप्लीटली मिक्स्ड। तो ये रमन की जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है हमारे पास। और नेहा की पहली ऑब्जर्वेशन भी क्या है, सही है। सेकेंड है हमारे पास ऑरेंज जूस। ये जब ऑरेंज जूस को पानी के अंदर मिलाते हैं तो वो क्या होगा, अब जूस है हमारे पास, उसको पानी में मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, हमें सेपरेट बाउंड्रीज नहीं देखने को मिलेगी। अब ऑरेंज जूस को जब सुमंत ने पानी के अंदर मिलाया तो उसने भी क्या देखा कि वो कंप्लीटली मिक्स हो गया। तो इसकी भी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है। रमन की भी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, यहाँ पे नेहा की भी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। थर्ड जो इन्होंने लिया है लिक्विड वो है हमारे पास कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को जब पानी के अंदर मिक्स करेंगे, ऑयल और वाटर को तब मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, ये एक इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर बना लेगा। यानी 2 सेपरेट लेयर्स हमें देखने को मिलेगी डेंसिटी के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे के अंदर। अब देखते हैं कि इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या आती है। सुमंत की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कोकोनट ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, सही है। रमन ने भी क्या ऑब्जर्व किया कि ऑयल जो है हमारे पास पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा, इसकी ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट है। नेहा की ऑब्जर्वेशन भी क्या है, करेक्ट है। जो फोर्थ इन्होंने लिक्विड लिया है वो है कोल्ड ड्रिंक। कि कोल्ड ड्रिंक को जब पानी के अंदर मिला रहे हैं तो वो क्या हो रही है, मिक्स होती है या नहीं होती है। तो कोल्ड ड्रिंक को जब पानी के अंदर मिलाओगे ना तो क्या हो जाएगी, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी, नहीं पता चलेगा हमें सेपरेट बाउंड्रीज नहीं देखने को मिलेगी। इट विल गेट कम्प्लीटली मिक्सड इनटू वाटर। तो सुमंत की ऑब्जर्वेशन क्या थी
इसकी ऑब्जर्वेशन भी यही थी कि कोल्ड ड्रिंक पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी, तो इसकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट, रमन की ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट और नेहा की ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट। अब जो लास्ट इन्होंने लिया है लिक्विड वो है कैरोसिन। ये भी हमारे पास एक ऑयल होता है। कैरोसिन को जब पानी के अंदर मिलाएंगे तो क्या है, सेपरेट लेयर्स हमें देखने को मिलेगी। तो इस केस में भी कैरोसिन पानी के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। सुमंत ने जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की, जो जब कैरोसिन को पानी के अंदर मिलाया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो सुमंत की ऑब्जर्वेशन क्या है, गलत है हमारे पास। रमन ने क्या ऑब्जर्व किया, कैरोसिन पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा और नहीं होता है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, सही है। नेहा ने क्या ऑब्जर्व किया कि कैरोसिन पानी के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, तो इसकी ऑब्जर्वेशन भी क्या है, रॉन्ग है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ देम रिकॉर्डेड ऑल दी ऑब्जर्वेशंस करेक्टली, कि इन तीनों में से सुमंत, रमन और नेहा में से किसकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सही है। तो यहाँ से मैंने साइड में लिखा हुआ है कि किसकी कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है, कौन सी गलत है। तो जो रमन है हमारे पास, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो सारी क्या है, करेक्ट है। नेहा की जो लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, वो हमारे पास गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास आंसर है वो क्या हो जाएगा, रमन। उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे उनकी सबकी ऑब्जर्वेशन क्या है, सही है हमारे पास। आज हम सॉल्यूशन करेंगे जीनियस पेपर फेज 2 पेपर कोड क्यू बायोलॉजी क्वेश्चंस क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 23, द कलर ऑफ डस्टबिन इन विच बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इज कलेक्टेड। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज जिनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, हेल्प विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जहाँ डिग्रेड किए जाते हैं उन डस्टबिन का कलर क्या होगा, ग्रीन कलर। और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। जो फिशेज का रियरिंग और मैनेजमेंट किया जाता है लार्ज स्केल पे उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल पे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, योर आंसर विल बी पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एंड मिनरल्स आर। विटामिन और मिनरल क्या है, रफीज फाइबर होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड नहीं है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आर इंक्लूडेड इन एंड फैट आर इंक्लूडेड इन एनर्जी गिविंग फूड। थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी वो क्या कॉज करेगी, स्कर्वी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रेजेंट इन। व्हाट इज वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ, लीफ पे जो वेन्स है उनका अरेंजमेंट। रेटिकुलेट एक होता है पैरेलल वेनेशन, ये लीफ है, ये पैरेलल वेनेशन होता है, दूसरा है रेटिकुलेट वेनेशन। जो वेन्स है वो कैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखने को मिलता है, मैंगो, मैंगो में भी देखने को मिलता है, पी में भी देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ग्रासेस, ग्रासेस में कौन सा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, इन ब्रायोफिलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसके थ्रू, लीफ के थ्रू। वीट हैज फाइब्रस रूट, वीट है उनमें कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, एंड्रोशियम, ये भी करेक्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोशियम। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट इन क्रेनियम, क्रेनियम में जो जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, इमूवेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स दैट ब्रीथ
थ्रू गिल्स। गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग किन में होती है, कौन से एनिमल्स में होती है? एक्वेटिक फिशेस। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। फीसेस में ब्रीदिंग किसके थ्रू होगी? गिल्स के थ्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी रेनफॉल लीड्स टू, ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा? फ्लड, बाढ़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3R मीन्स, 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और फर्स्ट ऑप्शन will be correct. Next question, starch can be tested by using, starch का टेस्ट किससे करते हैं? starch test by using iodine solution। iodine solution का यूज करेंगे starch के टेस्ट के लिए। जीनियस पेपर कोड क्यों क्लास 6 में हम मैथ के सेक्शन को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि फेस वैल्यू ऑफ O4 इन 350478। हम जानते हैं कि फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, जो नंबर एग्जैक्ट है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। मीन्स 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की फेस वैल्यू 7। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट ऑप्शन है। जबकि प्लेस वैल्यू अलग होता है। प्लेस वैल्यू है कि वो नंबर किस प्लेस पे बैठा है। सिंपल देखिए कि 8 यूनिट प्लेस पे बैठा है, अगला 10 प्लेस पे बैठा है, 400 प्लेस पे बैठा है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइड RS 715 इन द रेशियो 1:2:3, 1:2, 1:3 और 1:4। सिंपली अपन इनको कैलकुलेट करने से पहले अपन ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ एक एलसीएम लेके उस एलसीएम से तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म लेके आ सकते हैं रेशियो की। जो मैं कहता हूँ इनका एलसीएम जो भी आएगा उसको अपन इस रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म लेके आ जाएंगे। तो 2 एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 क्या आएगा? जो कि अपन जानते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। तो मैं इन तीनों रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म लेके आ जाऊंगा। 1:12 कितना होता है? 6। 3 ये रेशियो कितना बनेगा? 4। और ये कितना बनेगा? 3। तो अपने पास में तीनों का रेशियो क्या आ गया कि 6 रेशियो 3। अब अपने को जो भी गिवन रुपए हैं उनको इस रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले वाले को कितना मिलेगा? अपन जानते हैं पार्ट अपॉन टोटल। टोटल कितना हो गया? 13 इंटू 715। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5, 330, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? अपने 1 में ही है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे वाला रेशियो क्या आएगा? 4/30 इंटू 715, यह आएगा 220। और अगले वाला आएगा 3/13 इंटू 715, 165, जो कि गिवन ऑप्शन कौन सा है? अपना 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल अपन जानते हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले इनका अपन एलसीएम लेके कैलकुलेट करें और फिर गिवन फ्रैक्शन को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करके अपन ऐसा सा कुछ फ्रैक्शन बनाते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 8, 6, 4 और 5, यहाँ का एलसीएम अपन निकालने चलें तो 120 गिवन क्वेश्चन का गिवन एलसीएम आ जाएगा। अब यदि मैं इसको एलसीएम को 5/8 को मैं एलसीएम बनाने चलूँ 120, मीन्स डिनोमिनेटर को 120 बनाऊंगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 115 से। ये आ गया अपना 75/120। अगला फ्रैक्शन है अपना 5/6। इसको मैं डिनोमिनेटर जब इसका 120 बनाऊंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20/20 से, दैट मीन्स ये आ गया 100/120। अगला है अपने पास 7/4। इसका डिनोमिनेटर जब 120 बनाऊंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30/30 से,
तो ये बन गया 210/120। और नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/5, इसका जब अपन डिनोमिनेटर 120 बनाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24/24 से। ये कितना बन गया 72। अब देखिए ये पूरा गिवन फ्रैक्शन एक लाइक फ्रैक्शन में बदल चुका है जहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो यहाँ पे जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कम होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा आ गया अपने पास में 3/5। उससे बड़ा कौन सा आ गया 75 वाला 5/8। उससे बड़ा है अपने पास में 5/6 और उससे बड़ा है अपने पास में 7/4। ये ऑर्डर कहाँ पे गिवन है अपने पास में, ये देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 में जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ram's school is at a distance of 5 km and 350 meter from his house and he travels 1 km 70 meter on foot and rest travels by bus। देखिए अपने पास में टोटल डिस्टेंस है कितनी, वन किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5350 मीटर। इसमें से उसने कितना कवर कर लिया, फुट से उसने कितना कवर किया 1 किलोमीटर 70 मीटर। तो अपना बचा हुआ कितना होगा रेस्ट, उसने रेस्ट डिस्टेंस कितनी बची जो उसने ट्रेवल किया किससे, बस से। तो बस की डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में से मैंने इसको माइनस कर दिया जो आता है अपने पास में इतना मीटर, और इसको मैं किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा जो आएगा 4280 किलोमीटर। ये अपने पास कौन से ऑप्शंस में है, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बाइसिकल व्हील हैज ए 18 स्पोक्स देन एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक। अपन जानते हैं सर्किल में टोटल एंगल कितना होता है 360 का। टोटल स्पोक्स के बीच में, या यूं कहूं कि जितने भी स्पोक्स है वो कितने एंगल बनाएगा, टोटल स्पोक्स सर्किल के सर्कमफेरेंस सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 360। तो यहाँ पे देखिए ये 18 स्पोक्स है, ये कितना एंगल बना रहे हैं 360। तो अपन कह सकते हैं कि एक स्पोक एडजेसेंट स्पोक के बीच में कितने एंगल बनेगा 360/18 जो कि कितना आता है 20 डिग्री। तो एडजेसेंट स्पोक के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 20 डिग्री का। एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है ऑल साइड्स इक्वल, नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया। पैरेलल साइड्स इक्वल, ये भी नहीं होता है। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अपोजिट वन पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट ऑप्शन यही मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करता है एनी टू साइड्स इक्वल, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है 3rd। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, देन वन ऑफ द पैरेलल साइड इज डबल दैट ऑफ द अदर, देन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड। अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मींस एरिया, देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू अपने पास में एरिया गिवन है इस क्वेश्चन में 180 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक साइड से दूसरी वाली साइड क्या है, जस्ट डबल है। तो अपन कहते हैं कि ये वाली साइड को यदि मैं x मानता हूं तो दूसरी वाली साइड कितनी होगी 2x होगी। इन दोनों का सम ये हो गया, और हाइट अपने को क्वेश्चन में क्या करनी है निकाल, हाइट क्वेश्चन में गिवन है कितनी 12, सारी वैल्यू रख दी। यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 180 इक्वल टू 3x/2 इंटू 12, 2 से 12 कितनी बार 6 बार। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है जो आएगा 180/80। तो अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखिए इस क्वेश्चन में दो साइड थी, ये x की वैल्यू 10 आई है, तो मीन्स अपनी एक साइड तो 10 होगी और दूसरे वाली साइड कितनी होगी 2x कितना 20 और 10 का कॉम्बिनेशन जिस ऑप्शन में बन रहा है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 और 10 लीव्स रिमाइंडर 1।
अपन जानते हैं वो लिस्ट नंबर जो इन सब नंबर से डिवाइड होगा वो क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम, इन सब नंबर का एलसीएम निकालें अपन, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सब का एलसीएम कितना आता है, वो आता है 2520। अब बोल रहा है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा ये नंबर, बट बोल रहा है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो अपन जानते हैं कि रिमाइंडर 1 बचाने के लिए जो एलसीएम आता है उसमें यदि अपन गिवन रिमाइंडर को प्लस कर दें तो अपने पास में वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है या करेक्ट आंसर मिल जाता है, जो एग्जैक्टली डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचाना है वो मिल जाएगा। अपने को रिमाइंडर 1 बचाना है तो अपन ने 1 प्लस किया, जो कि करेक्ट ऑप्शन किसमें है, सेकंड में। अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन द स्क्वायर पिरामिड द नंबर ऑफ फेसेज आर। स्क्वायर पिरामिड में जो नंबर ऑफ फेसेज होते हैं, स्क्वायर पिरामिड मींस बेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा और सारे फेसेज से एक ट्राइंगल निकलेगा। तो 1 फेस नीचे और 4 फेस वो, तो टोटल फेस कितने हो गए, 5, जो कि करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 में। अगला देखिए, द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मींस उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। उनका द एचसीएफ 2 को प्राइम इज, सिंपल सी बात देखिए, को प्राइम नंबर मींस मानता हूं मैं 3 और 5। को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ ऑलरेडी 1 होता है, और अब जैसे सपोज कीजिए को प्राइम नंबर है, इनके बीच में एचसीएफ कितना आ रहेगा, 1। ये को प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, उनके बीच का एचसीएफ को प्राइम नंबर के बीच में कितना आएगा, 1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अपना, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट लिस्ट वैल्यू शुड बी गिवन सो दैट द नंबर 4634261 इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि सम ऑफ नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो अपन यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना, 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 प्लस कब डिविजिबल होगा, जब S6 की यहाँ पे अपन क्या रखें, 2। तो अपना ये 18 बनेगा और 18 3 से डिविजिबल होता है। तो अपन यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी जगह कौन सी वैल्यू रखें, वो ऑप्शन नंबर 3। फेज 2 के जो आपका सेट था वो है Q, क्लास 6, सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द लास्ट 10 letters of the English alphabet are written in reverse order, then which of the following letter will be 11th letter from the right of 13th from the left hand। क्या बोला बेटा इस क्वेश्चन में आपको कि जो लास्ट के जो 10 लेटर्स हैं वो किसको क्या कर दिया बेटा हमने, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। रिवर्स ऑर्डर में कर दिया मींस उनको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अब कौन से होंगे बेटा, लास्ट आप देखोगे टोटल नंबर अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26, उसमें से 10 हमें रिवर्स करने, इट मींस 16 अल्फाबेट्स हमें सेम डायरेक्शन में लिखने। 16 कौन कौन से होंगे मैं आपको बताता हूँ बेटा। बेटा ये आपके 16 अल्फाबेट हो गए पी तक, ये तो हमें नॉर्मल ऑर्डर में रखेंगे, बट जो लास्ट वाले अल्फाबेट्स हैं उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। इट मींस जो क्यू आएगा बेटा वो क्यू यहाँ ना आके क्यू बेटा यहाँ आएगा। अब बेटा मेरी नई अल्फाबेट्स आ गई, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है इसमें हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है विच लेटर विल बी 11th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो बेटा सबसे पहले हम इसको सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपसे क्या बोला गया है, 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कौन सा होता है आप सबको पता है, लेफ्ट हैंड होता है ये। यहाँ से आपको कौन सा अल्फाबेट फाइंड करना है, 13। तो आपको पता होगा कि जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से तो एम किस पे आता है, एम की पोजीशन होती है बेटा 13। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है बेटा, आपको यहाँ से जाना है राइट साइड में कौन से नंबर पे, 11th पे। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 पे क्या आ गया बेटा, एस। इट मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड अल्फाबेट था वो कौन सा है, एस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, if every second letter starting with B is dropped then which letter will be 10th letter from the right hand। बेटा इसमें क्या बोला गया है कि B से स्टार्ट होने वाला हर एक ऑल्टरनेट अल्फाबेट को हमने ड्रॉप कर दिया। इट मींस हमने B को ड्रॉप कर दिया, B के बाद ऑल्टरनेट लेटर कौन सा होगा, D। हमने D को ड्रॉप कर दिया, D के बाद F को ड्रॉप कर दिया एंड सो ऑन अप टू Z। तो जब इनको ड्रॉप कर दिया बेटा हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा A, B को हमने ड्रॉप कर दिया तो C, D को हमने ड्रॉप कर दिया तो E, E के बाद F को ड्रॉप किया तो G, I, K, M, O, Q, S, U, W, Y एंड सॉरी ये नहीं होगा बेटा, ये एक सेकेंड थैंक्स।
ओके, ये अपने अल्फाबेट्स हो गए। अल्फाबेट में क्या पूछा है बेटा? 10th लेटर फ्रॉम दी राइट हैंड। राइट साइड कौन सी होगी? राइट साइड होगी ये। यहाँ से 10th लेटर पे जाने हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या आ गया 10 पे? 10 पे आ गया बेटा जी। जी कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इफ इन अ सर्टेन कोड एडिशन इज रिटन एज दिस देन हाउ टाइड विल बी रिटन इन दैट कोड। क्या बोला बेटा? एडिशन का आपको एक कोड दे रखा है और आपसे पूछा गया कि टाइड को इस लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे कोई करेंगे बेटा? EDITION, इसको हमने क्या कोड कर दिया बेटा? इसको E को हमने कोड किया हुआ है यहाँ पे 3, D को हमने कोड किया हुआ है 8, I को हमने कोड किया हुआ है 9, T को हमने कोड किया हुआ है 1, I को हमने वापस कोड किया हुआ है 9, O को हमने कोड किया हुआ है यहाँ पे 6 एंड N को हमने क्या कोड किया हुआ है यहाँ पे 5। अब आपसे किसका पूछा गया बेटा? आपसे पूछा गया है टाइड का। अगर आप बेटा इसको चीज को नोटिस करेंगे, क्या आपको ये टी दे रखा है बेटा? यहाँ पे आई यहाँ पे दे रखा है, डी यहाँ पे दे रखा है और ई यहाँ पे दे रखा है। तो इस टाइप को कैसे सॉल्व किया जाता है? इस टाइप को बेटा बहुत इजीली सॉल्व किया जाता है। टी का कोड अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी टी का कोड क्या होगा? 1 होगा। आई का कोड अगर यहाँ 9 है तो यहाँ इस आई का कोड क्या होगा? 9 होगा। डी का कोड यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास? 8 होगा। और लास्ट में ई बचेगा। ई का कोड हमको क्या दे रखा है? 3। तो इस ई का कोड क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या आ गया? 1983 1983 1983 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका किससे है? कोड इनकोड से। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? इफ यूनिवर्सिटी को हमने ये कोड कर दिया देन हाउ कैन ट्रस्टी बी रिटन इन दैट कोड। क्या बोला है इसमें बेटा? इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सिटी का एक कोड दे रखा है। क्या दे रखा है वो? यू का कोड हमको दे रखा है 1, इसका 2 7 3 9 4 8 7 5 एंड 6। अब आपसे किससे पूछा बेटा? आपसे पूछा गया ट्रस्टी का। आप नोटिस करेंगे बेटा यहाँ से टी का कोड क्या दे रखा है आपको? टी का कोड दे रखा है 5, तो यहाँ भी टी का कोड क्या होगा? 5। यहाँ बेटा आप नोटिस करेंगे आर का कोड क्या दे रखा है? आर का कोड हमको 4 दे रखा है, तो यहाँ भी आर का कोड क्या होगा? 4। यू का कोड क्या दे रखा है बेटा आपने? यू का कोड आपको दे रखा है यहाँ पे 1, तो इसका कोड भी क्या होगा? 1। एस का कोड क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? एस का कोड दे रखा है 8, तो यहाँ एस का कोड क्या होगा? 8 होगा। टी का कोड क्या दे रखा है हमको यहाँ पे? टी का 5 था, टी का हमने 5 ही लिख दिया। वाई का कोड क्या होगा? वाई आपको लास्ट में ये रहा, वाई का कोड क्या है यहाँ पे? 6, तो यहाँ भी क्या होगा? 6। 5 4 1 8 56। किस ऑप्शन में बेटा ये? 5 41 8 56। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये किससे है बेटा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल लॉजिक से। इसमें क्या बोला गया बेटा आपको? कुछ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे रखे, उन साइंस को हमने क्या कोड कर दिया? इन सब साइन से कोड कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या वो बोला है? रेस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेटा आप जब आपको करना क्या है बेसिकली, इस डेल्टा का आपको क्या मतलब दे रखा है? यहाँ से डेल्टा का मतलब आपको दे रखा है प्लस, डॉट का आपको दे रखा है मतलब माइनस, इस साइन का मतलब आपको दे रखा है मल्टीप्लाई, इसका मतलब आपको दे रखा है डिवाइड, इसका मतलब होगा इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। मैं इसका बेटा ऑप्शन नंबर 4 आप करेक्ट आंसर है। आपको उस ऑप्शन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ कैसे आया ये। क्या बोला है? 3 6 2 8 4 एंड 5। बेटा इस साइन का मतलब क्या दे रखा है? इस साइन का मतलब हमको यहाँ से दे रखा है प्लस। सेकंड साइन आपका डॉट, डॉट का मतलब हमको यहाँ दे रखा है माइनस। थर्ड साइन क्या है? ये है, इसका मतलब दे रखा है आपको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट साइन इसका मतलब है हमारे पास डिवाइड, और लास्ट में बच गया ये, इसका मतलब क्या दे रखा है? इक्वल्स टू। बेटा एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व किया जाएगा बेटा विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको सबसे पहले क्या बोलता है बेटा? बोर्ड मास सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइड बाय 4 कितना होता है बेटा? ये होता है 2। फिर एज इट इज लिख दिया हमने बेटा जो हमारे पास इक्वेशन थी। इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद होता है मल्टीप्लाई। 2 2 जा कितना होता है? 4। तो 3 + 6 - 4, क्या ये इक्वल होता है 5 के? आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ऐड किया इन दोनों को, ये क्या आ गया? 9। 9 को बेटा जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या 5 आता है बेटा? हाँ, जब हमने 9 को 5 में सॉल्व किया, माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया? 5। क्या बेटा 5 5 के इक्वल होता है? अगर बेटा आपको ये जो इक्वेशन, इससे क्या पता लग रहा है कि 5 5 के इक्वल होता है? इट मीन्स आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये किससे बेटा क्वेश्चन? ये आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। गोपाल स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज
स्कूल। बेटा आपको देखो नोटिस करोगे इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता, ईस्ट में गया, लेफ्ट ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, आपको नहीं पता, तो हम एक रैंडम थॉट मान के चलते हैं कि हमने नॉर्थ किया। ठीक है, ये हमको डायरेक्शन बता देता हूँ बेटा। नॉर्थ कौन सी होती है, नॉर्थ को हम ऊपर लेके चलते हैं, ईस्ट ये होती है, साउथ ये होती है, और ये वाली कौन सी हो गई, वेस्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो नॉर्थ गया। नॉर्थ कितना गया है बेटा, वो 2 किलोमीटर। नॉर्थ पे हमने क्या मान लिया, वो कितना गया है, वो गया है 2 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है, देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। बेटा अगर मैं नॉर्थ जा रहा हूँ तो मेरा राइट किधर होगा, राइट बेटा मेरा इधर होगा। ये कितना गया यहाँ से, 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। अगर बेटा मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा राइट कहाँ होगा बेटा, राइट मेरा साउथ की तरफ होगा। ये कितना है, ये भी 1 किलोमीटर है। अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, बोला गया है इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। स्कूल कौन सा था बेटा, ये था इसका स्कूल था, ये क्या है इसका हाउस है। आपको क्या बोला है, इसकी डायरेक्शन दे रखी है, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। हाउस कौन सा है ये, क्या बेटा इस डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट बोलते हैं क्या? हाँ मैंने आपको बताया कौन सी डायरेक्शन होती है, ये इधर हो गई, ये तो बेटा नॉर्थ ईस्ट होती है, बट हमको ये बोला गया साउथ ईस्ट। जो हमने डायग्राम बनाया वो तो गलत है। चलो ये गलत है तो इसको हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया। अब जैसे बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि हमने नॉर्थ चला, तो हम नॉर्थ की जगह अब क्या चलते हैं, हम एक बार ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलना है हमको, 2 किलोमीटर चलना है। उसके बाद क्या किया बेटा, राइट टर्न लेके हमने 1 किलोमीटर किया। राइट कहाँ होगा बेटा, राइट इसका साउथ की तरफ होगा, कितना होगा 1 किलोमीटर। ये कितना था, ये था 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या बोला, अगेन ही टर्न टू राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अगर बेटा मेरा फेस साउथ की तरफ है तो मेरा राइट कहाँ होगा बेटा, राइट मेरा वेस्ट की तरफ होगा। ये कितना हो गया, ये भी हुआ 1 किलोमीटर। आगे क्या बोला है, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। ये क्या था बेटा, इसका स्कूल था, ये क्या था, इसका हाउस था। क्या इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, मैंने आपको अभी बताया, ये होती है साउथ ईस्ट। क्या क्वेश्चन में साउथ ईस्ट ही मेंशन किया हुआ है, आप नोटिस करेंगे यहाँ साउथ ईस्ट ही बोला है। इट मींस जो हमने डायरेक्शन ली थी इनिशियली वो हमारी डायरेक्शन सही थी। डायरेक्शन कौन सी ली थी हमने बेटा, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, ये थी ईस्ट। आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज स्कूल। ये अगर स्कूल था तो स्कूल से कौन से डायरेक्शन में हमने मूव किया, ये थी ईस्ट, तो आंसर क्या आ गया, ईस्ट। ईस्ट कौन से ऑप्शन में बेटा, ईस्ट, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 किससे है बेटा, ये है आपका नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से क्या लॉजिक लग रहा है, ये हम देखते हैं। आपको सीरीज दे रखी है बेटा 255, 366, 479 एंड 684। नेक्स्ट आपसे जो है वो पूछा गया है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि मैं 255 में क्या ऐड करूँ बेटा कि मेरा 366 आ जाए, तो इसका आंसर होगा मुझे ऐड करना पड़ेगा 111 मीन्स 111। ये रीड करने के बाद आगे मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ बेटा मैंने नोटिस किया कि मुझे ऐड करना पड़ेगा 1, 1 एंड 3, 113 मैंने ऐड करना पड़ा, ओके फाइन। नेक्स्ट जब आप चेक करोगे इसमें, तो इसमें क्या आ रहा है आपको नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ आएगा बेटा +205। अब देखिए एक लॉजिक लग रहा था बेटा फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस में, कि अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस में +2 कर दूंगा तो मेरा ये आ जाता है। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 205 में मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 करते कितना आ जाएगा, ये +207। 684 में मुझे क्या करना है बेटा, 207 ऐड करना है। 684 में मुझे 207 ऐड करना है। 7 + 4 11 होगा, कैरी 1, यहाँ 9 आ गया, ये कितना है 8। तो आंसर क्या आ गया 891। 891 ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इन अ लाइन नरेश इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 22nd फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइन। आपको क्या बोला बेटा, एक नरेश है, नरेश कौन सा है बेटा, 17th है तो लेफ्ट साइड से, 22nd है राइट साइड से। तो आपसे पूछा गया कि जो टोटल स्टूडेंट्स है वो इस लाइन में कितने हैं। क्या बोला बेटा, नरेश जो है, नरेश कहाँ पे बेटा, ये लेफ्ट साइड से कहाँ पे 17th पे, लेफ्ट साइड से कहाँ पे 17th। इसका मतलब क्या है, इसके बेटा लेफ्ट साइड में क्या 16 लोग होंगे क्या, ओके। राइट साइड से क्या बोला गया, राइट साइड से बेटा 22nd, राइट साइड से कौन सा है 22nd। इसका मतलब क्या है, इसके राइट साइड में कितने लोग होंगे 21 होंगे। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, किन दोनों को, एक तो मेरा 16 हो गया कि जो पर्सन था कौन सा नरेश, इसके लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं 16 है, ओके फाइन। इसके राइट साइड में कितने हैं बेटा, इसके राइट साइड में 21 + 21। अब क्या बच गया बेटा, एक नरेश की पोजीशन भी जो लेफ्ट साइड से तो 17 थी और राइट से 22 थी, तो +1। इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, इनको ऐड करूंगा तो आएगा ये 8 और 3 38। 16 + 21 कितना होगा 37, 37 में एक ऐड किया तो 38। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये जो क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो आओ हम चेक करते हैं क्या आंसर होगा। क्या बोला गया बेटा, ABCDH अप टू H आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ओके।
बेटा मैं 8 पोजीशन बना देता हूं इनकी, 8 पोजीशन। अब आपको क्या बोला गया, ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में बेटा कौन सी है, 4th पोजीशन पे कौन है, ए। तो मैंने बेटा लेट किया कि मेरा एच है यहाँ बैठा हुआ है, अगर एच यहाँ बैठा हुआ है, फेस कहाँ कर रहा है बेटा, सेंटर पे, तो इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट होगा इस साइड, कौन से पोजीशन पे बेटा, 4th, 1 2 3 एंड 4th, 4th पे कौन बैठा है हमारे पास, ए बैठा है। आगे क्या बोला है, वाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये किसके लिए उठा गया बेटा, वाइल यूज हुआ है ए के लिए। अगर एफ को बेटा यहाँ बिठा रहा हूँ, इसके अंदर का फेस कर रहा है, तो एफ के लेफ्ट पे सेकंड पेज पे कौन है बेटा, वो है ए। क्या आपको यही बोला गया क्या, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट पे सेकंड साइड, लेफ्ट साइड ये है, इस पे फर्स्ट और ये इस पे सेकंड। तो आंसर क्या, अभी तक क्या चल रहा है अपने पास, ये सीक्वेंस है। आगे क्या है, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, सी किसका नेबर नहीं है बेटा, सी एफ का नेबर नहीं है। आगे कैसे चलेगा बेटा, एफ का और साथ में बेटा बी का भी नहीं है। सी देखो, अगर एफ यहाँ है बेटा तो क्या सी यहाँ आ सकता है क्या, सी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर एफ यहाँ पे तो सी यहाँ भी नहीं आएगा। तो सी के लिए क्या पोजीशन बच गई, एक ये बच गई, एक ये बच गई और एक ये बच गई। अब आप इसमें चेक करोगे बेटा, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। इस सपोज मैं मानता हूं कि सी की पोजीशन बेटा ये है, तो इसके थर्ड के राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो 1 2 और 3, इसने क्या बोला, यहाँ पे कौन बैठा है, डी। बट हमको पता है यहाँ पे तो कौन है, एफ बैठा हुआ। इट मीन्स सी की जो पोजीशन हमने लेट की थी ये सही नहीं है। अगर हम ये मानते हैं बेटा सी हमारे पास यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके राइट में क्या जाना है आपको, राइट में थर्ड साइड पे कौन है, डी है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। यहाँ कौन होना चाहिए, यहाँ डी है, बट यहाँ डी है क्या बेटा, यहाँ तो ए है, तो डी की पोजीशन ये नहीं होगी। अगर डी की पोजीशन नहीं है तो सी की पोजीशन ये नहीं होगी। तो सी की ए की पोजीशन बच गई हमारे पास, कौन सी, ये। अगर बेटा सी यहाँ पे हमारे पास कंफर्म बैठा है तो उसके राइट में थर्ड पे कौन होना चाहिए, डी। 1 2 और 3, यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे डी बैठा हुआ है। आगे क्या बोला है बेटा आपको, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू जी, जी इसमें कहीं है क्या, जी इसमें अभी तक नहीं है। ओके, सी इज नॉट द नेबर एफ एंड बी। अगर सी बेटा यहाँ बैठा है तो इसका नेबर ये हो गया और यहाँ ये हो गया, बट इसके नेबर में कौन नहीं हो सकता, एक तो एफ नहीं हो सकता और एक बी नहीं हो सकता। अगर इसका नेबर बी यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता तो बी कहाँ आएगा, बी फिर यहाँ आएगा। आगे क्या बोला है, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू जी, इसका मतलब क्या है, एच और जी पास पास नहीं बैठ सकते। अगर एच यहाँ बैठा है तो क्या है, जी आ सकता है क्या, जी यहाँ पे नहीं आएगा, जी यहाँ पे नहीं आएगा तो जी यहाँ पे आएगा। अब कौन सा बच गया बेटा, ए बी सी डी ई बच गया बेटा अपने पास, कौन बच गया, ई। ये अपना जो पजल था ये सॉल्व हो गया। आगे चेक करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कौन बैठा, बी और डी के बीच में कौन बैठा है बेटा यहाँ पे, एफ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना ऑर्डर क्या है, ये भी उसी पे बेस्ड है बेटा। ए यहां था, ए जी सी ई एच बी एफ डी, एच बी एफ एंड डी, ये अपना बेटा उसका सेम कंटिन्यूस क्वेश्चन है तो हमने वहीं बिठा दिया उनको। अब क्या पूछा गया, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ एफ कहाँ दिख रहा है बेटा, एफ सेंटर में दिख रहा है तो उसका राइट कहाँ होगा, इधर होगा। इसके थर्ड राइट में कौन है बेटा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड राइट पे कौन है हमारे पास, थर्ड राइट पे है बेटा ई, ई कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्या बोला है इसमें बेटा, which are the numbers that make the presence felt in only one of the geometrical figures। geometric figures क्या होते हैं बेटा, सर्कल एक geometrical figure है, ट्राइंगल एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे होते हैं geometrical figures। तो आपको क्या पूछा गया है, जो प्रेजेंस है बेटा वो कहाँ फील होनी चाहिए, ओनली वन, सिर्फ एक geometrical figure में होनी चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे बेटा ये जो 1 है, क्या ये बेटा सिर्फ सर्कल में है क्या, 1 कहाँ है हमारे पास, सिर्फ सर्कल में है। ये जो 9 है, 9 के बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल वाला रेक्टेंगल है इसमें है क्या, सिर्फ इसी में है। ये जो 2 है यहाँ पे, ये 2 कहाँ पे, जो वर्टिकल वाला हमारे पास रेक्टेंगल है ये यहाँ पे। इसके अलावा बेटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर में होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 9 एंड 2। 1 9 एंड 2 कहाँ है बेटा, ये रहा बेटा, 1 ये रहा, 9 ये रहा और 2 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन ज्योमेट्रिकल फिगर। जो लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है बेटा, कोई कौन सा नंबर है जो सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर में है। आप इसमें नोटिस करेंगे बेटा 5 है वो 2 में है, 1 भी 2 3 में है, ये भी है। बट बेटा सिर्फ जो 4 है ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल फिगर में, किसमें, जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसमें। रेक्टेंगल में कौन है, 4। तो आंसर क्या होगा इसका 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे एक लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक है हमको फाइंड करना है, और जो आपको लास्ट एक लाइन दे रखी है कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली या रो कह देंगे, इसमें उसको लॉजिक को में लगाना है। क्या लॉजिक है बेटा, अगर बेटा इसमें मैं चेक करूं ये जो 5 है, इस 5 में मैं अगर 6 और 9 को ऐड कर दूं, 5 + 6 + 9, ये कितना आएगा बेटा, ये 11 होगा। 11 + 9 इज
20। क्या है बेटा ये 20 आया यहाँ पे, ये आपको यहाँ दे रखा है क्या बेटा? 20 यहाँ पे दे रखा है, इट मींस लॉजिक क्या है, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, वो 20 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट बेटा अगर नेक्स्ट लाइन की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैंने 4 को 8 को और इस 3 को ऐड कर दिया, ये कितना आ गया? ये बेटा मेरे पास आ गया 15। क्या बेटा ये जो 15 है ये आपको यहाँ पे दे रखा है क्या? सही है, ठीक है। थर्ड लाइन में चेक करेंगे। थर्ड लाइन में मैंने बेटा क्या किया बेटा? थर्ड लाइन में मैंने 9 + 7 और +9 कर दिया। ये कितना है बेटा? 9 9 18, 18 में 7 जोड़ा तो 25। 25 क्या आपको यहाँ मेंशन है? 25 भी है, तो सेम हमने तीनों में चेक किया, लॉजिक हमारा यही है। तो लॉजिक क्या है बेटा? 7 + 8। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को मैंने क्या लेट कर लिया बेटा एक बार के लिए? x। 7 + 8 प्लस ये जो x है मेरा, ये कितना होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए मेरा 22 होना चाहिए। ये कितना आ गया? ये आ गया 15। 15 + x इज 22। 15 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। x क्या है यहाँ से? 22 में से मैंने 15 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया मेरा? 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 7 विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बेटा, यहाँ भी एक लॉजिक लग रहा है। यहाँ भी क्या लॉजिक लग रहा है बेटा? अगर इसका 334 को मैं 341 को मैंने क्या किया? अलग अलग लिख दिया। 3 4 + 1 ये लिख दिया। उसमें मैं क्या ऐड कर दिया? इसका 5 + 2 और +1, ये कितना होंगे बेटा? ये 7 8 और ये 8 कितना आ गया टोटल? 16। क्या बेटा यहाँ भी 16 लिखा है क्या हमारे पास? ओके, ये नेक्स्ट अब इस लाइन में चेक करते हैं क्या दे रखा है हमारे को यहाँ पे? 6 + 1 + 3 प्लस ये वाला 8 + 1 + 6, ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 9 9, ये 10 10 10 और 25 कितना आ गया? 25। तो आपके 25 यहाँ दे रखा है। लास्ट चेक करेंगे इस वाली में, 4 + 5 + 2 कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। यहाँ से क्या आया हमारे पास? 3 + 2 + 6। इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे क्या है? 9 9 और 2 11, 14 14 और 8 22। 22 कौन से ऑप्शन में बेटा? 22 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, यही है ना बेटा? 8 8 11 11 और 11 22, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा आपका किससे है? ये क्वेश्चन है आपका वाटर एंड मिरर इमेज से। किसकी क्या पूछा गया बेटा? बेसिकली आपसे मिरर इमेज पूछा गया है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ तो बेटा क्या वो ऐसी बनेगी या कुछ? यहाँ तक तो बेटा एग्जैक्टली सेम बनेगी। अब इसमें डिफरेंस क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बचा है इसमें, वो कैसे होगा बेटा? आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऊपर से टिल्टेड किस साइड है? ये थोड़ा मिरर की साइड टिल्टेड है, बट इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसकी मिरर इमेज थोड़ी सी टिल्टेड होगी इसके मिरर की साइड, और यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स होंगी बीच में। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? देखो, ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका टिल्ट कहाँ है? इसका इस साइड है। ये भी नहीं है, इसका टिल्ट भी इस साइड। ऑप्शन नंबर 1 और 4 में चेक करोगे बेटा, 1 और 3 में बेटा आपको देखा ये पूरी लाइन के ऊपर है, बट ये जो है पूरी लाइन पे नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा दिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्योंकि यहाँ पे कोई जगह आपके पास छूटी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 विच इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्या पूछा बेटा? इसमें भी आपकी मिरर इमेज पूछी है, बट इसमें मिरर की जो पोजीशन है वो इधर की बजाय इधर कर दी। आप बेटा नोटिस करेंगे ये जो पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड बेटा किस साइड हो रखा है? ये इस साइड पॉइंटेड है। अगर मेरी कोई भी चीज़ है जो कि इस साइड पॉइंटेड और यहाँ मेरा मिरर लगा हुआ है, तो क्या उसकी जो मिरर इमेज होगी वो कोई इस साइड पॉइंटेड होगी क्या? इट मीन जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये बीच में एक लाइन और इस टाइप में कौन सा है बेटा? ये है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर 2 इससे मैच कर रहा है क्या? हाँ बेटा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर?